हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म्स। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और उनका डेफिनेशन के बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है या फिर कायरल कार्बन क्या होता है, और मोनोसैकेराइड्स के जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। अब हम बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेरिज्म क्या होता है ये देखा जाता है किसमें, आइसोमर्स में देखा जाता है, जो कि आइसोमर्स क्या होते हैं, अप्लाइड फॉर टू डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि ऐसे दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, पर वो नॉन आइडेंटिकल्स होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम आइसोमर्स बोलते हैं और उसके फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी कि वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये आइसोमर्स क्यों होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम की वजह से। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है या फिर कायरल कार्बन क्या होता है, अपने फर्स्ट वीडियो में अपने देख चुका है कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन मैं यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जब कार्बन की चारों वैलेंसी से डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं उस कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। इसे हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। जब ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनमें जब क्या होता है, पोजीशन डिफरेंट होती है किसी भी ग्रुप की, तब उसकी वजह से आइसोमर्स बनते हैं। और ये जो आइसोमर्स होते हैं वो ब्रॉडली दो तरीके के होते हैं, या तो फिर स्ट्रक्चरल या तो फिर स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को हम पूरी तरीके से देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का हम जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। ये स्टीरियो आइसोमर्स दो तरीके के हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल। और इसको जो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है दो टाइप में, वो होते हैं डायस्टीरियोइसोमर्स या फिर एनेंशियमर्स। और डायस्टीमर्स या तो फिर हो सकता है आपके एनोमर्स या तो फिर आपके एपीमर्स। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम और क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसे आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, पर ये डिफरेंट होगी स्ट्रक्चर्स में। यानी कि एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, पर स्ट्रक्चर में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। चलो देखते हैं कैसे। समझ लो, पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स को देखते हैं। चेन आइसोमर्स यानी कि क्या, कार्बन लेंथ की चेंज में डिफरेंस। ये हो गए कार्बन लेंथ की चेंज में डिफरेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल चेन आइसोमर्स। फिर होते हैं पोजीशन में डिफरेंस। समझ लो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन की पोजीशन है ऐसी, और यहाँ पर क्या है, कार्बन लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है वो है यहाँ पर। मतलब कि एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर क्लोरीन की पोजीशन कैसे होगी, चलो देखते हैं। यहाँ पर होगी क्लोरीन की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका पोजिशनल आइसोमर्स, यानी कि पोजीशन डिफरेंस है किसकी, एक सब्स्टिट्यूएंट की, वो कौन सा है, वो क्या है, क्लोरीन है। फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, दो जब मॉलिक्यूल्स के बीच, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। अब हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है या तो फिर स्ट्रक्चर भी सेम होगा। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि पोजीशन में डिफरेंट, बट इसमें क्या होगा, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी एटम की या तो फिर किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ लो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की लेंथ क्या है, 3 है, यहाँ पर भी कार्बन की लेंथ क्या है, 3 है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है या तो फिर ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे है, और यहाँ पर वो क्या है, इस पोजीशन पे। यानी कि उनकी जो सेकंड पोजीशन है वो तो फिक्स है, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो क्या है, वेरी कर रहा है। उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। ये या तो ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं या तो फिर ऑप्टिकल हो सकते हैं। ज्योमेट्रिकल या फिर जिसको हम सिस ट्रांस भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जब ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, डिफर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल या फिर सिस ट्रांस। देख सकते हैं आप यहाँ पर COH की पोजीशन क्या है, सेम है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या है, सेम है। यहाँ पर क्या है, ये अपोजिट है, यानी कि ये ट्रांस फॉर्म में है, और ये कौन से फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मैलिक एसिड, और ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो
जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। ऑप्टिकल, अब हम देखेंगे कि ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं। तो ऑप्टिकल स्टीरियोआइसोमर्स यानी कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, यानी कि लाइट को या तो फिर वो राइट डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या तो फिर लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। और जब ये राइट डायरेक्शन पे रोटेट करेंगे तब हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, जब ये लेफ्ट पोजीशन पे लाइट को रोटेट करेंगे इसको हम लेवो रोटेटरी बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये रोटेट कर सकते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को टू द राइट या तो फिर लेफ्ट में। और ये किसकी वजह से होता है, जो वेरियस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम की क्या होगी साइड में, जैसे कि समझ, इसी की बात हम समझ रहे हैं, इस ऐसे ही होगी ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इसी के हिसाब से बताया जाएगा कि ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं या तो फिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। हम राइट डायरेक्शन के लिए प्लस भी यूज कर सकते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन के लिए हम माइनस यूज कर सकते हैं। देखिए एक चीज होती है, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि एक तो होता है क्या, डी फॉर्म होता है और एल फॉर्म होता है। एक होता है आपका क्या, डी फॉर्म, और एक होता है आपका एल फॉर्म। तो ये जो डी और एल फॉर्म होता है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंट होता है। अभी हमने ये देखा है, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्टिकल, ये क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन बता रहा है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। और ये क्या बताता है, अरेंजमेंट बताता है। हम आगे देखेंगे कैसे वो अरेंजमेंट बताता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं किसकी, एनेंशियमर्स की। एनेंशियमर्स जो होता है वो क्यों किसका होता है, स्टीरियो आइसोमर्स का क्या होता है, एक टाइप होता है। तो एनेंशियमर्स क्या होते हैं, ये स्पेशल तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते हैं एक दूसरे के, या सॉरी जो मिरर इमेज होते हैं, एनेंशियमर्स याद रखना, ये मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियमर्स बोलते हैं। द टू मेंबर आर डिजाइन, यानी कि ऐसे दो मेंबर जिसको हम या तो डी फॉर्म में बोल सकते हैं या तो फिर एल फॉर्म में बोल सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनेंशियमर्स बोलेंगे। जो डी या फिर एल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कि मिरर इमेज होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन और ओएच ग्रुप, किस बेसिस पे ये डिसाइड हुआ है कि ये डी फॉर्म हो गई या फिर एल फॉर्म हो गई, स्पेशल ओरिएंटेशन यानी कि एच और ओ एच का ओरिएंटेशन के हिसाब से। अभी मैंने आपको बताया कि एक डी फॉर्म होती है और एल, और एक होती है कैपिटल डी और कैपिटल एल। अब हम बात किसी कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि ये किसके बारे में बात हो गई, स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में, ये ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, ठीक है। तो कार्बन 5 फॉर ग्लूकोज, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 5 देखेगी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये हो गया 5। जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, OH क्या है आपके, यहाँ पर देखो और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन में देखो, इसको हम एल ग्लूकोज बोल रहे हैं और इस वाली को हम क्या बोल रहे हैं, डी ग्लूकोज बोल रहे हैं। यहाँ पर जो OH की पोजीशन है वो डिफरेंट हो रही है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में OH है, यहाँ पर राइट साइड में OH है। तो इसी की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, डी ग्लूकोज, और लेफ्ट साइड में होने की वजह से हम इसको बोल रहे हैं एल ग्लूकोज। याद रखना, ये जो रेफरेंस मोनोसेक्राइड लिया जाता है डी या फिर एल फॉर्म के लिए वो होता है आपका ग्लिसर एल्डिहाइड या फिर जिसको हम ग्लिसरोज भी बोलते हैं। जो ग्लिसर एल्डिहाइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी OH और H की बात होगी, लेकिन जब क्या होगा, कार्बन लेंथ की जब बहुत ज्यादा क्या होगी, चेन होगी, यानी कि कार्बन की जो चेन है वो क्या होगी, लंबी होगी, तब हम देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो लास्ट कार्बन है उसकी OH और H पोजीशन क्या है। देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, OH और H, मतलब कि लास्ट कार्बन है ये। फंक्शनल ग्रुप की जो लास्ट कार्बन होगी उसकी H और OH पोजीशन को देखकर हम ये डी या फिर एल फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया, ये क्या होता है, डी या फिर एल फॉर्म। और इस एनेंशियमर्स क्या होते हैं हमने देख लिया। चलो एक बार और देख लेते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, जब ग्लिसरल्डिहाइड को हमने क्या लिया था, ग्लिसरल्डिहाइड को हमने रेफरेंस मॉलिक्यूल लिया था कि OH अगर लेफ्ट साइड में हो तो हम एल बोलेंगे और अगर राइट साइड में हो तो हम उसको डी बोलेंगे।
ऐसे ही जब कार्बन लेंथ क्या होती है, बहुत होती है या फिर लंबी होती है, तब हम देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप जहां पर प्रेजेंट है, कार्बन 1 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्योंकि ये एक एल्डो शुगर है। हमने अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट में देख चुका है एल्डो शुगर, कीटो शुगर के बारे में। तो ये एल्डो शुगर में कार्बन नंबर 1 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं जब चेन लेंथ बड़ी होती है, कार्बन ने जहां को फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी सबसे दूर कार्बन की OH और H पोजीशन क्या है। तो सबसे दूर कार्बन ये हो जाएगा, उसकी OH और H पोजीशन क्या है। तो OH आपके अगर राइट हैंड साइड पे होगा तो डी ग्लूकोज और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो एल ग्लूकोज। डी और एल हमने OH और H के बेसिस पे दिया है और ग्लूकोज क्यों बोला है, क्योंकि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब एक कंपाउंड जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं फोर ऑप्टिकल, किसमें, फोर ऑप्टिकल आइसोमेरिक फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एन आल्सो कॉल्ड लेबल बेंटहोफ रूल। अच्छा, बेंट सॉरी बेंटहोफ रूल जो होता है वो हमको बताता है कि कितने तरीके के आइसोमर्स बन सकते हैं। समझ में आया? तो कितने तरीके के आइसोमर्स बनते हैं वो आपको कौन बताता है, वेंट रूल। यानी कि n 2 की पावर n, ये क्या होता है, वेंट हॉफ रूल होता है, जो रिप्रेजेंट करता है नंबर, जहां पर n क्या होता है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो कि प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स में। देखो क्या बोल रहे हैं कि ग्लूकोज है, हमने अपने फर्स्ट वीडियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट में निकाल लिया था या फिर समझ लिया था कि कितने तरीके के क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, उसको कैसे पता कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स या फिर बोलो आइसोमर्स बन सकते हैं एक मॉलिक्यूल पे। तो वो किस बेसिस पे होता है, देखो स्टीरियो आइसोमर्स तो हमको पता है, जहां पर क्या होगा, कायरल कार्बन होगा वहीं पर क्या बनेगा, स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा, या भी हम लिख देते हैं आइसोमर्स बनेगा। ठीक है, अब देखो ये किस बेसिस पे डिफाइंड डिफाइंड होता है कि कितने कायरल कार्बन है। मैंने आपको बताया था कि एल्डो शुगर के लिए फॉर्मूला होता है N-2 और कीटो शुगर के लिए फॉर्मूला होता है N-3। कितने आइसोमर्स बनेंगे वो किस बेसिस पे डिफाइंड होता है, टू दी पावर n। यहाँ पर N-2 हम कैसे बोल रहे हैं, एक ग्लूकोज एल्डो शुगर है, कितने n, यानी कि n यहाँ पर मतलब क्या होता है, कितने कार्बन एटम है। अगर कार्बन एटम हमको पता है यहाँ पर 6 है, कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 2, यानी कि एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 4। अब इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं स्टीरियो आइसोमर, तो टू दी पावर 4 लिख दो। तो टू दी पावर 4 लिख दो, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो कितने इसके स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, 16 स्टीरियो आइसोमर्स ग्लूकोज के बन सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं और इसी तरीके से क्या होते हैं, हम दूसरे के भी निकाल सकते हैं। तो चलो, इट में बी नोटेड द नेचुरल ऑफ a monosaccharide in the mammalian tissue are mostly of D configuration। याद रखना, हमने भी बात की कि एक फॉर्म होता है डी और एक फॉर्म होता है एल। तो जो डी फॉर्म होता है वो क्या होता है, मोस्टली एग्जिस्ट करता है नेचर में कार्बोहाइड्रेट के केस में, और जो एल फॉर्म होता है वो प्रोटीन के केस में मोस्ट कॉमन होता है। अभी के लिए याद रखो, डी कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट कॉमन इन कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, एक्सेप्शन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और मोनोसेक्राइड है स्टीरियो आइसोमर्स। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में एक भी क्या है, कार्बन कार्बन नहीं है, तो उसमें एक भी स्टीरियो आइसोमर्स नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का एग्जांपल देकर फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि क्यों इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है और कैसे हम पता करते हैं कायरल कार्बन क्यों नहीं है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखनी पड़ेगी। चलिए, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एनेंशियमर्स क्या होते हैं, सॉरी डायस्टीरियोइसोमर्स क्या होते हैं। तो डायस्टीरियोइसोमर्स क्या होते हैं,
is used to represent the stereoisomers that are not mirror image of one another। यानी कि ये क्या होगी, मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं होगी, डायस्टेरियोइसोमर्स डिफरेंट होंगे एक दूसरे से विथ वन और मोर एसिमेट्रिक सेंटर्स, यानी कि इनमें एक या फिर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर पाए जा सकते हैं, पर सबके सब नहीं होंगे। समझ में आया? जो कन्वर्जन होगा डी ग्लिसर एल्डिहाइड का डी इराइथ्रोज या फिर डी थ्रियोज में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डायस्टेरियोइसोमर्स। यानी कि आप मेन चीज याद क्या रखना कि जो डायस्टेरियोइसोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं होते हैं। और हमने पहले पढ़ चुके, मतलब कि जब हम स्टार्टिंग फर्स्ट अपना देख रहे थे तब हमने क्या देख रहा था कि डायस्टेरियोइसोमर्स या तो एनोमर्स हो सकते हैं या तो फिर एपीमर्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एपीमर्स या तो फिर एनोमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स क्या होते हैं, अगर इफ टू मोनोसेक्राइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि दो मोनोसेक्राइड जो कि डिफर हो गए किसमें, अपने कॉन्फ़िगरेशन में एक स्पेसिफिक कार्बन के रिस्पेक्ट में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफिक कार्बन में क्या होगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो भी किस कार्बन में नहीं होगा, एनोमरिक कार्बन के अलावा जब हमको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा सिर्फ एक कार्बन के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, एपीमर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, वो एपीमर है विथ रिगार्ड्स टू कार्बन 4। ये ग्लूकोज का रेफरेंस हम ले लिए हैं। अब ये ग्लूकोज से हम देखो दो एपीमर्स बनाएंगे, एक एपीमर है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन नंबर 4 पे, और ग्लूकोज का देखो कार्बन नंबर 4 पे। यहाँ पर क्या है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, यहाँ पर राइट साइड पे है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। तो डी galactose and D glucose are epimer of each other with respect to carbon number 4। अब डी बेनोस और डी ग्लूकोज भी क्या हो सकते हैं, आपके एपीमर्स हो सकते हैं, पर विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन नंबर 2 बाकी सब पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, किससे, ग्लूकोज से। लेकिन यहाँ पर कार्बन 2 में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सिर्फ एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, ये राइट साइड पे हो जाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड मेनोज आर एपीमर्स विद रिगार्ड टू कार्बन 2। अब हम बात करते हैं कि एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, द एंड साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर। साइक्लिक फॉर्म, द साइक्लिक फॉर्म यानी कि साइक्लिक फॉर्म जो होता है डी ग्लूकोज का, उसको हम क्या बोल देते हैं कि क्या है, एनोमर्स है। साइक्लिक यानी कि आप याद रखना, ये जो चेन फॉर्म होता है इसको हम फिशर फॉर्मूलाज बोलते हैं या फिर फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। जो आपका साइक्लिक फॉर्म होता है उसको हवार्थ पोजीशन बोलते हैं या हवार्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फिशर फॉर्मूला आपका फेल हो गया था डिस्क्राइब करने में दूसरी प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला निकाला गया, उसको हमने बोला रिंग स्ट्रक्चर या फिर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर यूजली हम बोलते हैं, या तो फिर हवार्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपके यूजली क्या करते हैं, चेन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो साइक्लिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन हमने देखो अभी देखा कि डी और एल फॉर्म में मोस्ट कॉमन डी है, वो भी आपका किसमें, और चेन फॉर्म में और लेंथ, चेन फॉर्म में और साइक्लिक फॉर्म में कौन सा कॉमन हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, तो चलो देखते हैं एनोमर्स क्या होता है। एनोमर्स क्या होता है, तो रिंग फॉर्म होता है, हमने देखा रिंग फॉर्म यानी कि क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझिए। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है शुगर की, वो रिएक्ट करेगी क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। देखो कार्बन है 2 3 4 और 5, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बन हो गई। कार्बन की जो एल्डिहाइड है, यहाँ पर जो कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे प्रेजेंट होता है, हाँ कि नहीं, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ग्लूकोज का। ठीक है,
तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 पे क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। जब ये एल्डिहाइड किससे अटैक करेगा, अपने अल्कोहल पे अटैक करेगा, वो भी कौन से, कार्बन नंबर 5 के। देखो अटैक को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, दूसरे कलर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बन 1 है, कार्बन 1 में क्या होगा, जब एल्डिहाइड ग्रुप अटैक करेगा किस पे, कार्बन नंबर 5 के OH पे, अपने अल्कोहल के, तब वो क्या बनाएगा, आपका हेमी एसिटल बनाएगा। क्या बनाएगा, हेमी एसिटल बनाएगा। और हेमी कीटल कब बनेगा, जब कीटोन ग्रुप जो होगा वो अटैक करेगा अपने OH ग्रुप ऑफ 5th कार्बन पे। समझ में आया, तब वो क्या बनेगा, हेमी कीटल बनेगा। फॉर द लार्जेस्ट शुगर ग्रेटर देन द 4, जैसे कि जो रिंग फॉर्म होती है ना, वो सब क्या होते हैं, शुगर से ही एग्जिस्ट करती है। यूजुअली 5, 6 और 7 जो होती है शुगर, यानी कि पेंटो, हेक्सो और हेप्टो, पेंटो एल्डोस, एल्डोपेंटोस या फिर एल्डो की, एल्डो हेक्सोस या फिर एल्डो हेप्टोस, या फिर कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस या फिर कीटो हेप्टोस, ये क्या होंगे, यूजुअली रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मोस्ट कॉमन उसमें भी कौन सा होता है, 5 और 6 होता है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि छोटे, ये क्या होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में स्टेबली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसी की वजह से बस है। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट में विद 5 और मोर कार्बन विद रिएक्ट विद इंट्रामोलिकुलर अल्कोहल ग्रुप। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, अपनी ही अल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करेंगे ताकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सके, हेमी एसिटल और कीटो, हेमी कीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाकर। देखो अल्कोहल होगा, अल्कोहल से रिएक्ट करे, यहाँ पर क्या हो गया, अल्कोहल से रिएक्ट करे, और यहाँ पर एल्डिहाइड रिएक्ट किया, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, हेमी एसिटर बना लेंगे। जब अल्कोहल और कीटोन रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेंगे, हेमी कीटल बना लेंगे। ठीक है, चलो आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे होता है। हमको पता है कि रिंग फॉर्म होता है वो दो में एग्जिस्ट करता है। जो रिंग होता है वो दो तरीके का होता है, या तो फिर पायरेनोस हो सकता है, या तो फिर फ्यूरेन हो सकता है। पायरोनोस जो होता है वो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर गलती हो गई है, पायरोनोस क्या होता है आपका 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होते हैं 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा। ये क्या होगा आपका 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। समझ में आया। अब देखो जो रिंग फॉर्म होता है ग्लूकोज का, वो एग्जिस्ट कर सकता है या तो फिर क्या अल्फा फॉर्म में, या तो फिर आपका बीटा फॉर्म में। अल्फा फॉर्म में या तो फिर बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है क्या, रिंग फॉर्म और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो दो आइसोमर्स होते हैं वो किस रिस्पेक्ट में दिया गया है, यहाँ पर देखो डी ग्लूकोज का आपका एग्जांपल दिया गया है। डी ग्लूकोज ने क्या किया, 5th कार्बन के साथ तो एल्डिहाइड ग्रुप को रिएक्ट करा, अब उसके बाद वो क्या बना लेगा, रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। ये रिंग स्ट्रक्चर या तो फिर अल्फा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या तो फिर बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अल्फा फॉर्म यानी कि CH2OH और OH की पोजीशन हम देखते हैं। जब ये दोनों एक साइड में होंगे तब हम उसको बीटा फॉर्म बोलेंगे, जब ये लोग अपोजिट साइड में होंगे तब हम उसको अल्फा फॉर्म मिले बोलेंगे। ठीक है, ये जो ये क्या होते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, मिरर इमेज नहीं होती है एक दूसरे की। ठीक है, इसी की वजह से इनको हम एनेंशियमर्स में ना रख के किस में रखते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स में रखते हैं। इनको हम एनोमर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एज द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली ऑफ द हेमियोसेटल और एनोमरिक कार्बन एटम, यानी कि ये डिफरेंट होते हैं किस पोजीशन पे, देखो सेम कार्बन की पोजीशन पे क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, हाँ कि नहीं। और एनोमरिक कार्बन यानी कि क्या, ऐसा कार्बन जो किस में गया हो, हेमियोसेटल या फिर हेमिकीटल रिएक्शन में गया हो, उस कार्बन को हम एनोमरिक कार्बन बोलेंगे। और इनको हम एनोमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट है अराउंड ओनली एनोमरिक कार्बन एटम। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद अल्फा एनोमर जो होते हैं, इसमें OH ग्रुप क्या होता है, एनोमरिक कार्बन के अपोजिट साइड में CH2H, देखो CH2H और H, CH2H और आपका OH क्या होगा, डिफरेंट पोजीशन पे होगा। ठीक है, और जबकि बीटा में क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी। चलो आगे बात करें,
लास्ट के बारे में बात करते हैं, वो क्या है आपका फ्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर। क्या होगा? फ्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर, जो कि 5 मेंबर का होता है। ये ऑब्जर्व होता है किसमें? पेंटोज एल्डोज में। याद रखना, जो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होता है वो किसमें यूजली आपका एग्जिस्ट करता है? हेक्सोस एल्डोज में। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का हमने एग्जांपल देखा। और जो रिंग फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है या तो फिर पेंटोज एल्डोज में या तो फिर हेक्सोस कीटोज में एग्जिस्ट करता है। पेंटोज एल्डोज का एग्जांपल राइबोज। ठीक है, और हेक्सोस कीटोज का एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। हम दोनों का एग्जांपल देख लेंगे। फिर उसके बाद OH ग्रुप ऑन द फोर्थ कार्बन एटम कैन OH इनिशिएट अ न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर भी देखो क्या होगा, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हमको पता है कि कीटो शुगर में फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेकंड पोजीशन वाला फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा? आपका अटैक करेगा किस पे? फिफ्थ कार्बन के OH पर, और फिर क्या बना लेगा? रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? CH2H क्या हो जाएगी? आपके बाहर में दिखाई देगी। देखो यहाँ पर बाहर में दिखाई दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गए? रिंग स्ट्रक्चर में, या फिर बोल दो कि अटैक करने में शामिल नहीं हुए, इसलिए ये बाहर दिख रहे हैं। और ये दोनों क्या हो गए? रिएक्ट हो गए, और क्या बनाएंगे? सबसे पहले हेमिकीटल बना लेंगे। देखो यहाँ पर दिख सकता है आपको क्या, कि एल्कोहल और कीटोन रिएक्ट किया, R2OH, और कीटोन ने रिएक्ट किया और ये क्या बना लिया? हेमिकीटल बना लिया। ठीक है, हेमिकीटल आपका बनाया, जिसकी वजह से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन में देखो, यहाँ पर देखो फर्स्ट कार्बन नहीं है, यहाँ पर क्या है? सेकंड की कार्बन के बारे में बात हो रही है ना। तो ये क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है, सेकंड कार्बन में, और CH2H की OH की पोजीशन में क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसमें भी हम अल्फा और बीटा बोल सकते हैं। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनेस हो गया। ये क्या हो गया? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनेस। बीटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि CH2OH और CH2OH, या फिर बोल दो CH, हाँ देखो यहाँ पर क्या होता है? CH2H और CH2H की पोजीशन हम यूजली देखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि CH2H और OH की पोजीशन हम देख रहे हैं। हम क्या बोलेंगे? CH2H और OH की पोजीशन नहीं बोलेंगे। CH2H CH2OH की पोजीशन नहीं बोलकर हम क्या बोलते हैं कि CH2H और OH जब एक साथ क्या होंगे? एक ही पोजीशन पे होंगे, तब हम उसको बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनेस। बीटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों की पोजीशन एक है। डी फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है। और फ्रक्टो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का है। फ्यूरिनेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी OH की पोजीशन CH2 की पोजीशन सेम है, तो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनेस। अब डी राइबोस क्या होगा? देखो, जो राइबोस होती है वो एल्डिहाइड शुगर है। यहाँ पर कार्बन 1 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पर जो फिफ्थ कार्बन, यहाँ पर जो है वो फिफ्थ कार्बन के OH पे अटैक करेगा, तो सिर्फ एक ही CH2H फ्री रहेगा, जो कि दिख रहा है हमको, और बाकी सब आपके रिंग में प्रेजेंट हो गए। OH अगर अपोजिट साइड पे होगा तो अल्फा, और अगर सेम साइड पे हो जाएगा तो बीटा। समझ में आ गया? डी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि OH क्या है? राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। और राइबोस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। समझ में आया? तो जो एनोमेरिक कार्बन इन अ कीटो हेक्सोस इज एट कार्बन एट नंबर 2 बिकॉज ऑफ द कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एट दैट कार्बन। क्योंकि कीटो शुगर में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पे प्रेजेंट होता है, तो एनोमेरिक कार्बन जो कि एनोमर्स बनाएगा, जो कि हेवी कीटन में जाएगा। ठीक है, वो कौन होगा? आपका कार्बन नंबर 2। कीटो शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन एटम 5 कैन बॉन्ड विद द कार्बन एटम। वो क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, या फिर रिएक्ट कर लेगा कार्बन एटम 2 के किससे? फंक्शनल ग्रुप से। और किसका फॉर्मेशन करेगा? 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर का, जिसको हम फ्यूरिनेस रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आया? ये बात हो गई किसकी? पूरा आइसोमर्स के बारे में। फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज अपडेट रहो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।